नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन MSME, उस पर बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए IIBF ने जो बुक सजेस्ट किया है उसमें 8 चैप्टर हैं, तो मैंने भी प्रत्येक चैप्टर पर चैप्टर MCQ तैयार किया है, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। हाँ, तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। अगर आप कम समय में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के स्पीड को 1.5 टाइम्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर 4 फिनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स से जुड़े MCQ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हर्ट मनी। हर्ट मनी क्या है? हर्ट मनी इक्विटी, लोन, डेट या वेंचर कैपिटल। दोस्तों, हर्ट मनी जो होता है वो इक्विटी होता है, तो पहला का आंसर आपका है ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो इज। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये है आपका ऑप्शन बी आंसर। करंट रेशियो, क्वेश्चन पूछा था करंट रेशियो क्या है, तो करंट रेशियो इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इसका बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ए बैंक कैन सैंक्शन ए कंपोजिट लोन लिमिट ऑफ रुपीज थ्रू अ सिंगल विंडो। सिंगल विंडो के माध्यम से एक बैंक कंपोजिट लोन कर सकता है, उसकी हाईएस्ट लिमिट क्या होगी? दोस्तों, उसकी हाईएस्ट लिमिट होती है 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज आर सोन इन अ बैलेंस शीट एट। पूछ रहा है कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? क्या इसे लाइबिलिटी साइड में रखते हैं, एसेट साइड में रखते हैं, दिखाते ही नहीं हैं, या फुटनोट में रखते हैं? दोस्तों, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट में फुटनोट में दिखाते हैं, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन LC के बारे में है। ए ट्रांसफरेबल LC कैन बी ट्रांसफर्ड हाउ मेनी टाइम्स, डैश टाइम्स। अगर LC का नाम ट्रांसफरेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मेनी टाइम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। 5 टाइम्स नो, ट्वाइस नो। एक ट्रांसफरेबल LC को हम लोग सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आपका है मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द MSME सेक्टर। MSME सेक्टर जो है वो मेजर प्रॉब्लम फेस करता है कौन कौन सा? एक्सेस टू एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट, जो लोन है उसकी उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता और समय से उपलब्धता। जी बिल्कुल, ये MSME सेक्टर को इस बारे में दिक्कत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल्स टू ऑफर टू अवेल बैंक फिनांस। बैंक में लोन लेने के लिए कोलेट्रल की उपलब्धता हो, जिसे वो ऑफर करके लोन ले सकें, इसकी भी ज़रूरत होती है। MSME सेक्टर को कोलेट्रल चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह का दिक्कत भी MSME सेक्टर को फेस करना पड़ता है, यानी ये पॉइंट भी सही है। स्किल्ड मैन पावर आर इन ट्यून विथ ग्लोबल ट्रेंड्स, बिल्कुल सही। स्किल मैन पावर की ज़रूरत सभी MSME सेक्टर को होगी। डिलेड रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स, मान लेते हैं इस MSME सेक्टर ने कोई प्रोडक्ट बेचा और उससे जो उसको पैसे आने हैं उसे आने में देर हो रही है, मतलब जो दुकान था, जो फर्म था, उसने उधारी पे पैसा दिया है, तो उधारी का पैसा रियलाइज होने में, यही वर्ड है यहाँ, रिसीवेबल्स जो मिलने वाला है उसका रियलाइजेशन, उसकी प्राप्ति में देरी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी
जो हम लोग बिजनेसमैन जो लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं उन्हें इस तरह की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस लीड्स टू क्लोजर ऑफ यूनिट रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स वर्कफोर्स। बिल्कुल सही। अगर कोई भी यूनिट, कोई भी फर्म, ठीक है, जो बहुत दिनों तक नहीं काम करने के कारण, बीमार रहने के, सिकनेस मतलब सही ढंग से नहीं परफॉर्म करने के कारण बंद होता है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट, इसका जो वर्क फोर्स था, इसमें जो लोग काम कर रहे थे, उनके अनएम्प्लॉयमेंट होने की संभावना बढ़ती है। एमएसएमई सेक्टर यह भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो कुल मिला के इसका 1 2 3 4 5 जिसमें होगा ऑल, वही होगा इसका सही आंसर, यानी इसका सही आंसर है डी। 6 का हो गया आपका डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ CARC क्या है। CARC क्या है? CARC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कॉन्साइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कॉरपोरेट नहीं होगा, ठीक है, अगेन ये कॉरपोरेट है और एक्सेप्टेबल है, तो ये नहीं होगा। कॉन्साइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, 7 का CARC का फुल फॉर्म C है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस में पहला क्या होता है? लोन फ्रॉम ट्रेडिशनल लेंडर लाइक बैंक व्हिच हैज़ टू बी रीपेड विथ इंटरेस्ट। ये इक्विटी फाइनेंस नहीं है। लोन लेना किसी भी ट्रेडिशनल बैंकर से, जैसे कोई भी कस्टमर आता है और बैंक से लोन लेता है, टर्म लोन ले लिया या CC ले लिया, उसको इक्विटी फाइनेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, लोन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल लेंडर लाइक बैंक व्हिच हैज़ टू बी रीपेड विथ इंटरेस्ट, इसको इक्विटी फाइनेंस नहीं कहते हैं। सेटिंग अ पोर्शन ऑफ इक्विटी इन द कंपनी एंड इट सीक्स ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ मनी लेंट, ये सही है। ठीक है, जो पैसे एक कंपनी को मिलते हैं अपनी इक्विटी के कुछ पोर्शन को बेचने या कुछ पोर्शन के देने के बाद, ठीक है, अपना ओनरशिप भी लूज करता है और पैसे, इक्विटी लूज करना मतलब ओनरशिप लूज करना। ठीक है, ओनरशिप लूज करने के बाद उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसको ही इक्विटी फाइनेंस कहते हैं। तो इसका 2 है सही। ठीक है, यहाँ पे डी है ओनली 2, लेकिन रुक जाते हैं। कभी भी एग्जाम में इस तरह की गलती मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 सही लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए डी में ओनली 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ओनली 2 मार के मत आइएगा, आगे भी पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे मतलब यहाँ 2 के साथ साथ देखिए यहाँ ओनली 2 है, यहाँ 2 and 3 है, तो चलिए 1 वाला तो नहीं हुआ, तो इसको कट कर देंगे अगर हम लोग इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको एग्जाम में बना रहे हैं तो। लेकिन अभी भी देखिए 3 यहाँ उपलब्ध है और 4 यहाँ उपलब्ध है, यानी अभी भी हमारा जवाब बदल सकता है। हालांकि ओनली 4 तो नहीं होगा, इसको कट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी में 2 और 4 यहाँ लिख दें तो भी आपको कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा कि क्या करें, आगे पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो इस केस में बिल्कुल आगे पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द मनी, ये भी पार्ट है इक्विटी फाइनेंस का। इक्विटी फाइनेंस में विच हैज़ टू बी रीपेड विथ इंटरेस्ट, ये पोर्शन नहीं होता है। जब आप एक अपनी कंपनी का इक्विटी देते हैं, ऑनरशिप देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी लेंट, तो उस केस में नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द मनी भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, फिनांस ऑब्टेन्ड थ्रू सेलिंग ऑफ 100% इक्विटी ऑफ अ कंपनी फॉर रेजिंग अनदर कंपनी। 100% इक्विटी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो कंपनी, ये तो बेच देना हुआ पूरी कंपनी को, इसको इक्विटी फाइनेंस नहीं कहेंगे, इसको सेलिंग ऑफ द कंपनी कह देंगे। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, जिसमें 2 और 3 हो वो, और वो है आपका C। ठीक है, तो व्हाट इज इक्विटी फाइनेंस? सेलिंग ए पोर्शन ऑफ इक्विटी इन द कंपनी एंड इट सीक्स ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ मनी लेंट। ठीक है, एंड नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द मनी, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विटी फाइनेंस। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है विच इज आर करेक्ट।
कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसके बारे में बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें आपको हर एक सेंटेंस को पढ़ना है और उसको पढ़ के टिक करने के बाद ही आपको फाइनल आंसर टिक करना है और इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर वाले में बताया। व्हिच इज आर करेक्ट? डेट फिनांस इज अ फिनांस फ्रॉम अ कन्वेंशनल लेंडर व्हिच हैज़ टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट। यस, ये इक्विटी फिनांस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? डेट फिनांस बोलते हैं। जो ऊपर हमने समझाया उसी का, ये ऊपर हमने इक्विटी फिनांस समझाया था, तो लेकिन जो उसका पहला ऑप्शन था वो डेट फिनांस वाला ऑप्शन था। डेट फिनांस किसको कहते हैं? इज फिनांस फ्रॉम अ कन्वेंशनल लेंडर लाइक बैंक व्हिच हैज़ टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट। बैंक से जो लोन देते हैं सीसी या टीएल, उसको क्या किया जाता है? उसको व्हिच हैज़ टू बी रिपेड विथ इंटरेस्ट, तो ये सही है। हाइब्रिड कैपिटल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट with capacity to convert as equity at a particular growth stage of the company। हाइब्रिड कैपिटल का यही अर्थ होता है, ठीक है, जिसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। तो इसका दूसरा भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपोजिट लोन स्कीम। कंपोजिट लोन का अर्थ होता है WC एंड TL, वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन दोनों। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन टुगेदर फ्रॉम अ सिंगल एजेंसी इज कॉल्ड कंपोजिट लोन स्कीम। ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर का D, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो इसको बिल्कुल पढ़िएगा। और एक्चुअली अभी जो हम लोग डील कर रहे हैं सारा क्वेश्चन, उसमें देखिएगा कि चूंकि उस टॉपिक को पूरी तरह से समझाने के लिए मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज कर पाएँ जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, smallb.in एक वेबसाइट है जो इनिशिएटिव है, इज एन इनिशिएटिव बाय which promotes youth entrepreneurship and helps in preparing a business plan, understand policies and regulation। smallb.in ये वेबसाइट किसका इनिशिएटिव है? SIDBI, RBI, डिपार्टमेंट ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एसोचैम, किसका है बताइए? ये SIDBI का है, ठीक है। smallb.in ये इनिशिएटिव है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनको बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने में, समझाने के लिए, समझने के लिए पॉलिसीज और रेगुलेशन हेल्प करता है ये smallb.in। तो ये SIDBI का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, कंपोजिट लोन मीन्स, कंपोजिट लोन का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल WC प्लस TL बराबर कंपोजिट लोन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल प्लस टर्म लोन बराबर कंपोजिट लोन। नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं। फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड लोन टुगेदर फ्रॉम अ सिंगल एजेंसी, नहीं, इसको कंपोजिट लोन नहीं कहते हैं। लोन पेबल थ्रू EMI फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट इक्विटी ऑफ अ कंपनी टुगेदर, नहीं, इसको भी नहीं कहते हैं। बोथ A एंड B, बोथ A एंड B, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो कंपोजिट लोन किसको कहते हैं? कंपोजिट लोन कहते हैं वर्किंग कैपिटल प्लस टर्म लोन को। ये 11 का A पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, महिला उद्यम निधि MUN स्कीम ऑफ SIDBI प्रोवाइड्स। महिला उद्यम निधि क्या SIDBI का जो स्कीम है वो क्या प्रोवाइड कराता है? टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, इक्विटी सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्राइजेस। महिला उद्यम निधि है तो महिलाओं को ही देगा, ठीक है, और ये है SIDBI का, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड कराता है? टेक्निकल सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्राइजेस, इक्विटी सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्राइजेस, फंड बेस्ड लोन फैसिलिटी टू वुमेन एंटरप्राइजेस या LC&BG लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी फैसिलिटी टू वुमेन एंटरप्राइजेस। बताइए। महिला उद्यम निधि SIDBI का जो स्कीम है ये वुमेन एंटरप्राइजेस को इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इस लाइन को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अ बोरोवर अंडर PMEGP लोन स्कीम इज एटलीस्ट क्लास 8 पास इफ
प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एबव कह रहा है कि पीएमईजीपी लोन के तहत 8वां पास होना अनिवार्य है कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। कब? जब प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना से ज़्यादा होना चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन। देख लेते हैं हम लोग के ऑप्शंस। पहला कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर प्रोजेक्ट है तो 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और सर्विस सेक्टर का है तो 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का है तो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और सर्विस का है तो भी 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग का है तो 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और सर्विस का है तो 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। बताइए, ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो और सर्विस सेक्टर में उससे कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख इन सर्विस सेक्टर, यहाँ पे उल्टा किया हुआ है पहला ही ऑप्शन में। अगर आपको 5-10 याद है तो पहले ही गलत मत कर दीजिएगा, ये पहले पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में कितना बोल रहा है, सर्विस में कितना बोल रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका उल्टा डाला हुआ है जानबूझ के। तो आपने नीचे भी पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा, सर्विस में कम, ठीक है। तो उसमें 8th क्लास पास होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 10 लाख से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग का है और 5 लाख से ज़्यादा का सर्विस सेक्टर का है, यानी 13 का आपका 13B होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग लेवल ऑफ फंडिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस यूनिट्स। माइक्रो इंटरप्राइजेज यूनिट सेटअप करने के लिए लेवल ऑफ फंडिंग में ये जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। इफ बोरोअर इज ऑफ जनरल कैटेगरी, द बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10% एंड रेट ऑफ सब्सिडी 15% इन अर्बन, 25% इन रूरल। सीम्स करेक्ट। इफ बोरोअर इज अ वुमेन, द बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ये घट जाएगा, ठीक है, 5%। रेट ऑफ सब्सिडी बढ़ जाएगा 25% इन अर्बन एंड 35% इन रूरल। सीम्स करेक्ट। इफ बोरोअर is of SC, ST, OBC and minorities, the borrower's contribution of project cost is 5% and rate of subsidy is 25% and 25% in urban and 35% in rural। देखिए ये दोनों कैटेगरी का एक ही पैरामीटर है, ठीक है। आइदर वुमेन और बोरोअर इज SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा वो 5% होगा, रेट ऑफ सब्सिडी 25% होगा अर्बन में और रूरल में 35% होगा, पहला। और दूसरा, अगर ये बोरोअर जनरल कैटेगरी का होगा तो बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन 10% होगा, ठीक है। रेट ऑफ सब्सिडी 15% होगा अर्बन में और रूरल में 25% होगा। फोर्थ क्या कह रहा है, इफ बोरोअर इज वुमेन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, द बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10% एज इक्वल एज जनरल। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आपका सही आया 1, 2 एंड 3, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा C, जो सही होगा। क्लियर है? आई होप। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ भी सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज आर करेक्ट regarding second financial assistance under PMEGP for expansion of the existing successful PMEGP या मुद्रा units। Regarding a second, पहला पॉइंट कर रहा है regarding second loan for upgradation of existing PMEGP और मुद्रा units, beneficiary contribution will be 10% of proposed expansion upgradation cost and rate of subsidy will be 15% in normal area और 20% in north eastern region and हिल एरिया ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये सही है। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज ₹1 crore एंड मैक्सिमम सब्सिडी 15 lakhs,
ठीक है। ये देखिए रेट ऑफ सेंसिटिविटी कितना था 15, ठीक है, तो उसी का आ जाएगा 15 लाख। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 1 करोड़। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना हो गया 1 करोड़। तो जब यहाँ 1 करोड़ का होगा तो 15 लाख आएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितना आ जाएगा 20 लाख, और हिल एरिया में भी कितना आ जाएगा 20 लाख। 20% यानी 20 लाख, यानी पॉइंट 1 भी सही है, पॉइंट 2 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज 25 लाख एंड मैक्सिमम सब्सिडी विल बी 3.75 लाख एंड 5 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिल स्टेट, ये भी सही है। और इसी तरह से इसका हाँ नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गेटिंग सेकेंड लोन फर्स्ट लोन अवेल्ड शुड हैव बीन रीपेड इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड यूनिट रीपेड होना ही चाहिए इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड यूनिट शुड हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। ये लाइन भी याद रखिएगा, इसको कभी कभी घुमा के पूछता है। सेकंड PMEGP के लिए यूनिट कितने साल प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, तो ये लास्ट 3 years से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मैक्सिमम देखिए इसमें तीनों है, मैन्युफैक्चरिंग का भी आपको बताया, ठीक है, सर्विस सेक्टर का भी बताया, ट्रेडिंग सेक्टर का भी बताया, ठीक है, नॉर्मल एरिया का भी बताया, सब्सिडी बताया, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिल स्टेट का भी बताया। तो इस क्वेश्चन में सारा कुछ सेकंड PMEGP लोन के बारे में बता दिया गया है एक क्वेश्चन में। तो आपने ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, गलती ना करें। तो इसका चलिए बढ़ते हैं, 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। PSP loans in 59minutes.com is a portal for contactless in principle approval of MSME loans up to। MSME लोन कितने तक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है PSP loans in 59minutes.com पोर्टल पर, बताइए। MSME लोन मिल जाता है मैक्सिमम 5 करोड़ तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। तो 16 का आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 17। अच्छा ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। हाँ, which is are correct regarding availability of loans on a portal PSB loans in 59minutes.com। PSB loans in 59minutes.com पे और अलग अलग तरह के भी लोन हैं, तो उस लोन का लिमिट पूछ रहा है ये आपसे। जैसे टर्म लोन NCC, ठीक है, टर्म लोन NCC 1 लाख से 5 करोड़ तक है। यहाँ पिछला में याद कीजिए MSME लोन कितने का दिया था 5 करोड़ तक का, तो यानी ये तो सही लग रहा है। दूसरा मुद्रा लोन 10,000 से लेके 10 लाख तक करेक्ट है। पर्सनल लोन 20 लाख तक करेक्ट है, ठीक है। होम लोन अप टू 10 करोड़ एंड ऑटो लोन अप टू 1 करोड़, ये भी सही है। ये आप कंफ्यूज इससे मत हो जाइएगा, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। MSME लोन जो है वो मैक्सिमम 5 करोड़ तक का है, लेकिन होम लोन 10 करोड़ तक का है, ऑटो लोन 1 करोड़ तक का है, पर्सनल लोन 20 लाख तक का है। सबका अपना अपना लिमिट है, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ऑल आर करेक्ट। 17 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग PM स्वनिधि स्कीम। बैंक में तो खूब करते हैं आप लोग PM स्वनिधि स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या सही है क्या गलत है। अवेलेबल फॉर ऑल स्ट्रीट वेंडर्स हु आर इंगेज्ड इन वेंडिंग इन अर्बन एरिया एज ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020। कोरोना काल याद आ गया, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए, किस एरिया में, अर्बन एरिया में। क्या करना चाहिए, वेंडिंग का वर्क करना चाहिए, वेल्डिंग नहीं वेंडिंग, ठीक है। इनिशियल वर्किंग कैपिटल अप टू कितना 10,000 करेक्ट। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली या अर्ली रिपेमेंट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7% इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। और टेन्योर ऑफ लोन कितने दिन के लिए लोन था, 1 साल के लिए,
कोलेटरल चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सारे पॉइंट्स सही हैं। एक्चुअली ये रिवीजन है आपका किसी भी स्कीम का। इस स्कीम से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, घुमा फिरा के भी दे सकता है, सीधा सीधा भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत उलझाने वाला। ये अर्बन एरिया में ही होना चाहिए पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका ऑल करेक्ट डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हिच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? इसके एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन हैं? वुमेन ऑफ एनी कैटेगरी, ठीक है, SC ST फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी सेक्टर क्या हुआ? तीनों, ठीक है, और कैटेगरी क्या हुआ? SC ST, ठीक है, OBC यहाँ पे नहीं है, SC ST और वुमेन ऑफ एनी कैटेगरी, ठीक है, SC ST जनरल, OBC सब, वुमेन एनी, ठीक है। और SC ST कैटेगरी के लिए क्या करना है? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज, मतलब ये जो पहला फर्म बनेगा, पहला उद्यम बनेगा, ठीक है। क्वांटम ऑफ लोन क्या है? बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़। मुद्रा कहाँ तक है? 10 लाख तक। मुद्रा से ऊपर का है ये, बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़। अभी मुद्रा तरुण प्लस भर के 20 लाख हो गया, बट एक्चुअल मुद्रा जो था वो 10 लाख तक का था, ठीक है। कोलेटरल क्या है? नॉट रिक्वायर्ड, चाहिए नहीं। गारंटी फ्रॉम CGFSIL से। रिपेमेंट कितना? 7 साल अगर TL रहेगा तो। उसमें मैक्सिमम मोरेटोरियम क्या है? मैक्सिमम मोरेटोरियम है 18 मंथ्स एंड मार्जिन मनी मैक्सिमम 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 19 के केस में भी आपका सारा सही है। आपने फीचर्स याद रखने हैं स्टैंड अप इंडिया के, ठीक है, एग्जाम के लिए। यहाँ तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम के लिए आपने याद रखना है कि क्या क्या फीचर है, इसको अच्छे से देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज आर करेक्ट। LC के बारे में है ये क्वेश्चन, LC के टाइप्स के बारे में, कि LC आपको पता है या नहीं है, उसके टाइप्स के बारे में ये क्वेश्चन है। कन्फर्म LC किसको कहते हैं? गारंटी फॉर पेमेंट बाय ओपनिंग बैंक गिवन बाय अनदर बैंक दैट इज एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। गारंटी फॉर पेमेंट बाय ओपनिंग बैंक गिवन बाय अनदर बैंक दैट इज एडवाइजिंग बैंक। एक LC को कंफर्म करना कहेंगे, वो कंफर्म करेगा कौन? एडवाइजिंग बैंक। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल LC के बारे में क्या पॉइंट है? ट्रांसफरेबल ओनली अंस, पहले भी हमने देखा है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। रिवॉल्विंग LC, नाम से ही स्पष्ट है, घूमता रहेगा। इट इज लाइक कैश क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सही है बिल्कुल। बैक टू बैक LC, बैक टू बैक LC और रिवॉल्विंग LC, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। दोनों का अलग है कहानी। रिवॉल्विंग मतलब याद रखिएगा, रिवॉल्विंग मतलब CC समझने के लिए, और बैक टू बैक का अर्थ है सेकेंड LC इज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑन सिक्योरिटी ऑफ ए ओरिजिनल LC इशूड बाय बैंक ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। एक LC के भरोसे दूसरा LC इशू करना, इसको बोलते हैं बैक टू बैक, एक LC के पीछे में दूसरा LC, ठीक है। और रिवॉल्विंग जो घूमता रहे फंड, तो इस दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में कर भी दिया जाता है मतलब क्वेश्चन के द्वारा, वो आपने नहीं होना है, इसको अच्छे से समझ के डेफिनेशन याद रखना है। 20 का हो गया डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रक्शंस फॉर लेंडिंग टू MSME इज आर करेक्ट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है। Banks should mandatorily acknowledge all loan applications submitted manually or online and ensure running serial number on it, ठीक है। इस पे आपको वो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन से ढेर सारा, मतलब एक ये दे देगा, कहानी जैसा बना के दे देगा, और सिर्फ 5-6 क्वेश्चन एक बार पूछ लेगा इसमें, ठीक है। तो बैंक शुड मैंडेटली एक्नॉलेज ऑल लोन एप्लीकेशंस सबमिटेड मैनुअली। अगर बैंक के पास कोई भी लोन एप्लीकेशन आता है, चाहे मैनुअली आए चाहे ऑनलाइन आए, बैंक को सारे लोन एप्लीकेशन को मैंडेटरी रूप से एक्नॉलेज करना है और उस पर एक सीरियल नंबर देना है। ये गाइडलाइंस का लाइन है। दूसरा, ये यानी ये पहला करेक्ट है। दूसरा, रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ बोरोवर टू बी कन्वेड। जो भी अगर आप लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो बोरोवर किसी भी कैटेगरी का हो, उसको रिजेक्शन का रीजन बिल्कुल बताना है। आप लोग ब्रांच में चिपका के रखते हैं ना, लोन देना शाखा प्रबंधक का अधिकार है या बैंक का अधिकार है, ऐसा नहीं है।
अगर आपने बिल्कुल अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपको आप जो अगला लाइन लिखते हैं उसमें कि बैंक बिना कारण बताए उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो आरबीआई के नियमों के तहत नहीं है, ठीक है, उसको आप लोग हटा लें। और ये लाइन याद रखें कि रीजन ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द बोरोवर्स टू बी कन्वेड, ये बिल्कुल सही लाइन है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड SC/SC एप्लीकेंट्स अंडर MSME शैल बी रेफर टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आता है अंडर एक्सपोर्ट कैटेगरी या SC/ST एप्लीकेंट्स के द्वारा, तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको उसे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। वो उस मामले को अगर रिजेक्ट भी करना है तो वो उस मामले को अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भेजेगा विथ हिज रिकमेंडेशन कि ये लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है और क्यों करना है। अगर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है उसके रिजल्ट से तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ उसको रिजेक्ट करेंगे। जैसे ब्रांच, मान लेते हैं कि ब्रांच का कंसेप्ट है और ब्रांच का ऊपर का हायर अथॉरिटी जोनल ऑफिस या सर्किल ऑफिस है, तो ब्रांच मैनेजर एक एक्सपोर्ट के प्रपोजल को, एक्सपोर्ट क्रेडिट के प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। SC/ST के प्रपोजल्स एप्लीकेशंस को MSME के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन आए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो जोनल या सर्किल या रीजनल ऑफिस को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कि और अपने रिमार्क्स के साथ कि मुझे जो रिजेक्ट करना है वो इन वजहों से इस लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, तो आप इन वजहों से इसको रिजेक्ट कीजिए। तो जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगी, आइदर जोनल या रीजनल या सर्किल जो भी होगी, वो उस लोन एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगी, ठीक है। जो इस केस में SC/ST एप्लीकेशंस अंडर MSME हो या एक्सपोर्ट के एप्लीकेशंस अंडर MSME हो, ब्रांच मैनेजर उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता। PSB मस्ट ओपन एटलीस्ट 1 स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल सही है। MSME का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक PSB को खोलना है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है C। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फैक्टरिंग, ठीक है। द फैक्टर, द इंस्टीट्यूशन दैट परचेज बुक डेट्स takes over the responsibility of maintaining sales ledger, correct, covering the risk involved in recovery of debts, sahi, prepay of amount due on account of sales, correct, maintaining continuing relationship with the client, the unit from whom the bill or invoices are purchased, ये कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप रखना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है B। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने एक दुकान खोला, ठीक है, मुझे कुछ सामान बेचना है, तो मैंने कुछ सामान बेचा। अब मैं इसको बुक डेट पे बेच रहा हूँ, मतलब कि रिसीवेबल्स आना है, पैसा आना है, मैंने उधारी पे बेच दिया। और वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसा आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में एक फैक्टर को लाता हूँ, एक इंस्टीट्यूशन जो बुक डेट्स परचेज करती है। मैंने अपने खाता में क्या लिखा, बुक में क्या लिखा, डेट्स लिखा कि मेरा उधारी है, मुझे उधारी लेना है, किससे, मिस्टर A से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो फैक्टर है वो मुझे, मतलब यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर A है, यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है। मैंने बेचा सामान किसको, A को, अपने बुक्स में लिखा कि मुझे A से लेने हैं पैसे, ठीक है। तो फैक्टर जो है, A अभी पैसा नहीं दिया, फैक्टर जो है वो मुझे पैसा दे देगा, ठीक है, और ये जाएगा, ये मेरे सेल्स लेजर पे, ये मेरा सेल्स लेजर मेंटेन करेगा। जो मैंने इसको बेचा वो इसको पता रहेगा, इसकी निगरानी में बेचेंगे हम, सेल्स लेजर ये देखेगा, ये मेंटेन करेगा, ठीक है। अब जो इसको बेचने में पैसा लेने, रिकवरी ऑफ डेट्स, ए से जो रिकवरी का रिस्क है वो कौन बियर करेगा, फैक्टर करेगा बियर, ठीक है। प्रीपे अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, मैंने जो बेचा उसके लिए ये मुझे पे कर देगा, ठीक है, और ये जाके इससे पैसा लेगा, ठीक है। अब इससे जो पैसा लेगा और हमें जो इसने दिया उसमें मार्जिन रहता है, उसी मार्जिन के लिए ये फैक्टर काम करता है। ऐसे हम किसी को सामान बेचेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% पैसा आपका दे रहा है, ठीक है, लेकिन फैक्टर आपको 100% देगा और कुछ कमीशन ये इधर से भी ले सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर उसी कमीशन या मार्जिन के लिए काम करता है।
और ये क्या करेगा, फैक्टर क्या करेगा, इस फर्म के साथ अपना कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप रखेगा। ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन के लिए है ये, ठीक है। ये जिससे भी बिल्स या इनवॉइसेस परचेज कर रहा है, जिससे मैंने इसको बेचा तो ये बुक तो यही मेंटेन कर रहा है, ठीक है, सेल्स लेजर मेंटेन कर रहा है। तो मेरा जो इनवॉइस हुआ उसको तो परचेज कर रहा है, क्योंकि मुझे पैसे दे रहा है ये इनवॉइस के बदले में, और उस इनवॉइस को जाके ये उससे पैसा वसूल के ला रहा है, अब बीच में कमीशन कमा रहा है, ठीक है, फैक्टर। तो ये फैक्टर जो है इस इंस्टीट्यूट, इसके साथ फैक्टर जो इंस्टीट्यूट होगा इसके साथ सेलर के साथ एक कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप मेंटेन रखेगा। ये क्लियर है सारा पॉइंट 1 2 3 4। तो इसका सारा यानी चारों पॉइंट इसका सही है। ये 22 का आपका सही आंसर है बी, 22 का 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज 5C ऑफ बोरोअर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशंस, ठीक है। इसमें कास्ट एंड कैटेगरी गलत है, ठीक है, यहाँ भी कास्ट घुसा दिया गलत है, यहाँ भी कास्ट घुसा दिया गलत है। तो इसका आंसर है 23 का आपका बी, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशंस, ठीक। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL इज ए ज्वाइंट वेंचर प्रोमोटेड बाय, किसके द्वारा प्रोमोटेड है, RXIL, ये सिडबी और NSE का जो ज्वाइंट वेंचर है, ये रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सिडबी और NSE द्वारा प्रमोटेड है। तो 24 का आपका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें प्रायोरिटी सेक्टर भी है, इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी है इस चैप्टर में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से भी देखते हैं। आप लोग जब आप वो चैप्टर 4 थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं पढ़ाया गया, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप रिसेंट जो अपडेट होगा, जो अपडेटेड RBI गाइडलाइंस होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को यहाँ पे देखिए, हालांकि इसमें अभी तक का अपडेटेड गाइडलाइंस है इस क्वेश्चनर में, तो इसको देख लीजिए अभी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज जैसे वेयर हाउस, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन्स। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, loans for construction of storage facility, warehouse, market yards, godown, including cold storage units, cold storage chain for storage of agri products under priority sector lending classification will be। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन कितने तक का होगा, सेंशन लिमिट, ठीक है, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई करेंगे। रट्टा मार के रखिए एकदम इसको, ठीक है। यह आंसर आपका डी है। एग्रीगेट सेंशन लिमिट 100 करोड़ पर बोरोअर फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, सारे बैंक मिला करके एक बोरोअर को 100 करोड़ तक का लोन दिया गया हो तो उस 100 करोड़ के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई करेंगे, बशर्ते वह लोन दिया गया हो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक वेयर हाउस, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन्स फॉर स्टोरेज ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। क्लियर है एक लाइन में ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं which is are of the below mentioned loans will be classified under priority sector lending। Loans up to 5 crore to cooperative societies of farmer for purchase of प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है किनकी, फार्मर्स की, उसको लोन देना कितने तक का, 5 करोड़ का। क्या करने के लिए, जो मेंबर हैं फार्मर हैं उनके, जो मेंबर फार्मर हैं उनके प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाइड होगा, यस ये होगा। 5 करोड़ तक का लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। रट्टा मार के रखना पड़ेगा इसको आपको, ये गाइडलाइंस है, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है ये सब। लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, ठीक है, और 100 करोड़ पर बोरोअर फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, किसके लिए, फूड एग्रो के लिए, ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ऑन लैंडिंग के लिए टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सारे
क्लासिफाइड है, एक बार पढ़ लेते हैं। लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप एज पर डेफिनेशन ऑफ Ministry of Commerce and Industry, Government of India that are engaged in agriculture and allied services. Loans to food and agri processing up to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from banking system, and loans sanctioned by banks to microfinance institutions for on lending to agriculture sector. ये सारे सही हैं, लेकिन सारे सही हैं, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन आपने ये फिगर याद रखना है। स्टार्टअप में 50 करोड़, फूड एग्रो में 100 करोड़, और इसका ऊपर वाला क्या पार्ट था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5 करोड़। और माइक्रो फाइनेंस को अगर हम दे रहे हैं तो ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया जाएगा, तो वो पूरा अमाउंट लोन सेंक्शन बाय बैंक टू MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एनी अमाउंट क्लासीफाई हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Which is are correct regarding small and marginal farmer। कई बार क्वेश्चन आया है अंडर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, कई बार क्वेश्चन आया है स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं, मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं। मार्जिनल फार्मर बता रहा है फार्मर विथ लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, करेक्ट। स्मॉल फार्मर बोल रहा है फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर, करेक्ट। मार्जिनल फार्मर बोल रहा है लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, नो। वही अप टू 2 हेक्टेयर, नो। ये अप टू 1 हेक्टेयर सही है। और स्मॉल फार्मर विथ लैंड होल्डिंग मोर देन 2 हेक्टेयर एंड अप टू 5 हेक्टेयर, नो, ये गलत है। तो ये आपका 27 का आंसर है 1 एंड 2, यानी ऑप्शन ए। याद रखिए फॉर्मूला, ये स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB and small finance banks, target of private sector lending will be minimum 40% of ANBC या COB whichever is higher, सही है। adjusted net bank credit और COB credit of balance sheet exposure है। दूसरा कह रहा है आउट ऑफ टोटल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 18%, which इज हायर, ठीक है। आउट ऑफ इज 10% इज ऑफ फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड मिनिमम 13.5% टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस 7.5%, which इज हायर, हाँ सही है। एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% ऑफ ANBC या COB whichever इज हायर, ये सही है। तो इसमें ऑल करेक्ट है। जो भी बेसिक टारगेट है प्राइवेट सेक्टर का वो तो आपको याद होना ही चाहिए, इसी में कहीं कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। टोटल प्राइवेट सेक्टर टारगेट डिवाइड करते हैं, मिनिमम 40%, एग्रीकल्चर का 18%, ठीक है। उसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर के लिए, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर के लिए 13.5% मिनिमम, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, एडवांस टू वीकर सेक्शन 12%, ठीक है। तो इसमें ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये होम लोन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। व्हिच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बैंक लोन टू हाउसिंग सेक्टर इज एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा होम लोन एलिजिबल होगा। लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू ₹35 लाख इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी विथ पॉपुलेशन टू 10 लाख एंड अबव फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली प्रोवाइडेड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट इज डज नॉट एक्सीड ₹45 लाख। 35 याद ऐसे रखना है, 35 मेट्रो सेक्टर परचेज, ठीक है। और लोन टोटल घर का जो कॉस्ट है ड्वेलिंग यूनिट का ओवरऑल कॉस्ट 45 लाख, ये करेक्ट है। ऐसे ही याद रखना है, 35 लाख का लोन होगा, टोटल कॉस्ट 45 लाख होगा, मेट्रो में होगा, घर बनाने के लिए होगा, ये सही है। दूसरा, लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू 25 लाख का लोन होगा, 30 लाख का टोटल कॉस्ट होगा, अदर सेंटर पे होगा और घर बनाने के लिए होगा, ये भी प्राइवेट सेक्टर क्लासिफाइड होगा, ठीक है। मेट्रो में रिपेयर के लिए लोन कितने का होगा, 10 लाख का होगा और घर की वैल्यू वही रह जाएगी पहले वाली, कितनी, 45 लाख, ये भी क्लासिफाई होगा। लेकिन रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कंस्ट्रक्शन, इसको याद रखना है। MSME में नॉर्मल मेट्रो सेक्टर में 35 लाख बनाने के लिए, 10 लाख रिपेयर करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट या घर का कॉस्ट 45 लाख,
ठीक है। और कहाँ होना चाहिए, मेट्रो में, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफाइड हो जाएगा। अदर एरिया में घर को बनाने के लिए 25 लाख, टोटल कॉस्ट 30 लाख, रिपेयर करने के लिए 6 लाख, ठीक है। और एरिया कौन सा होना चाहिए, अदर एरिया, ये क्लासिफाई हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। क्लियर है, आई होप याद हुआ। फिर से देखते हैं। मेट्रो में 35, पहले ऊपर लिख लीजिए, मेट्रो कंस्ट्रक्शन 35 लाख और टोटल कॉस्ट 45 लाख, ठीक है। और रिपेयर में कितना बताइए, 10 लाख, ठीक है। और अदर सेंटर पे बात कर लें, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना 25 लाख, रिपेयर के लिए कितना 6 लाख, और कंस्ट्रक्शन घर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट कितना होना चाहिए 30 लाख, ठीक है। तो ये क्लासीफाई हो जाएगा आपका किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। याद हुआ। नेक्स्ट हम लोग ये 29 का आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। तो कुल मिला के ये सारा खत्म हो चुका है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन के लिए, कौन सा है पीएमईजीपी का नेशनल लेवल का इम्प्लीमेंटिंग का नोडल एजेंसी कौन है, ये है आपका केवीआईसी, ठीक है। इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद, इसका डी था, अगर इसका वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, अपने एग्जाम के बाद अपने रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हैप्पी रीडिंग।